गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि ये वीडियो रात में शूट हो रहा है बेटा। दीपावली की शुभ रात में ये वीडियो शूट हो रहा है, तो आप सबके लिए एक सुनहरा अवसर केपलर्स लॉ को पढ़ने का। केपलर्स लॉ एक साइंटिस्ट थे बेटा, जॉन केपलर नाम के, और उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस, he describes three laws and these are known as the Kepler's laws of planetary motion. एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के आधार पे केपलर साहब ने 3 लॉ डिफाइन किया, और सबसे पहले उन्होंने ये बताया, एक्चुअली इसके पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली, और गैलीलियो साहब ने सबसे पहले बताया था कि प्लेनेट या फिर अर्थ सन की चारों तरफ रोटेट करती है। क्योंकि सबसे पहले का जो हमारा समाज था, रोमन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोपियन साइड में चर्च होता था, और वहाँ के पोप जो भी चीज़ें बताते थे पूरी दुनिया उसको फॉलो करती थी। वहाँ पे ऐसा लोगों का मानना था सबसे पहले कि सन अर्थ की चारों तरफ रोटेट करता था ऑन द बेसिस ऑफ द सनराइज एंड सनसेट। वो ऐसा देख कर बताते थे कि सनराइज सबसे पहले सुबह के समय में सन अर्थ के ईस्ट साइड से निकल करके और रोटेट करता हुआ वेस्ट में आकर के सनसेट कंडीशन बनती है। उसके आधार पर उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि सन अर्थ के चारों तरफ रोटेट हो रहा है। बाद में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था गैलीलियो, और उन्होंने इस मिथि को तोड़ा और ये बताया कि सन एक जगह पे सिचुएटेड होता है, एक जगह पे कांस्टेंट होता है, और उस जगह के कांस्टेंट होने की वजह से अर्थ उसकी चारों तरफ रोटेट करती है। इसका कोई एक यूनिक तरीका नहीं था, कोई इसका ऑब्जर्वेशंस नहीं था, कोई इसकी थ्योरी नहीं थी, बस एक उन्होंने लॉ बताया, ऐसा बता दिया था। बाद में साइंटिस्ट आए जॉन केपलर, और केपलर ने सबसे पहले अर्थ के प्लैनेटरी मोशन के बारे में डिटेल रूप में बात की और अपने लॉज दिए, जिसको हम लोग पढ़ते हैं केपलर्स लॉज। तो आइए देखते हैं केपलर्स लॉ क्या था। केपलर साहब ने 3 लॉ बेटा बनाया, जिससे से फर्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ केपलर्स का था, एवरी प्लेनेट revolve around the sun in an elliptical path। इस वर्ड को बड़ा ध्यान से देखेंगे। Every planet revolves around the sun in an elliptical path and sun is situated at one foci of its center। केपलर के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ। सभी प्लैनेट सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, इलिप्टिकल पाथ के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं। उन्होंने बताया एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ एंड द सन इज सिचुएटेड एट वन फोकाई ऑफ इट्स सेंटर। फोकी क्या होता है, इलिप्टिकल पाथ क्या होता है, हम लोग डायग्राम से देखें तो शायद बेटर समझ में आएगा। उन्होंने बताया कि ये जो पाथ बनेगा ना, कुछ ऐसा पाथ, ये पाथ आपका कैसा होगा, इलिप्टिकल पाथ होगा। लाइक एज आपने बैलून देखा होगा, बैलून में अगर हवा भरी जाए, हवा से भरा हुआ बैलून की बात कर रहे हैं, अगर बैलून में हवा भरी हो और हम अपर साइड से और लोअर साइड से बैलून को प्रेस करें, बैलून पूरी हवा से भरी हुई है, हम अपर साइड से और लोअर साइड से बैलून को जब प्रेस करेंगे ना बेटा, तो प्रेस करने से क्या होगा, अपर और लोअर पार्ट अंदर की तरफ कंप्रेस होगा, बट साइड के पार्ट क्या हो जाएंगे, बाहर की तरफ निकल जाएंगे। बैलून है, उसको आप प्रेस करिए तो अपर और लोअर पार्ट क्या होगा, कंप्रेस होगा, बट साइड के पार्ट क्या होंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे। हवा क्या होगी, इस साइड एक्सपैंड करेगी, और ये जो सिचुएशन बनेगा, वो जो शेप बनेगा ना, उस शेप को हम क्या बोलेंगे, इलिप्टिकल शेप, राइट। तो ऐसा बताया गया कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ। सभी प्लैनेट सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ मूव करते हैं, और ये पाथ आपका कैसा होगा, इलिप्टिकल पाथ बनेगा। अब जरा ध्यान दें, थोड़ा सा सोचिए, यहाँ पे जो बैलून रहा होगा उसका कोई ना कोई सेंटर होगा।
अब जब हमने अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों तरफ से प्रेस कर दिया तो क्या हो गया, लोअर पार्ट और अपर पार्ट क्या हो गए, कंप्रेस हो गए, बट साइड की पार्ट आपके एक्सपैंड कर गए। मीन्स हम कह सकते हैं वहाँ से जो सेंटर वाला पार्ट था ना बेटा, अब सेंटर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा। सेंटर वाला पार्ट एक्सपैंड करने की वजह से एक सेंटर इधर और एक सेंटर आपका इधर बनेगा, दो सेंटर बनेगा। और सेंटर को ही हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, राइट। सेंटर को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और चूंकि फोकस यहाँ पे डबल फोकस बन रहा है, और बाय द लॉ, बाय द, अपने इंग्लिश में ऐसा पढ़ा होगा कि सिंगुलर नाउन होता है और उसके बाद प्लूरल नाउन बनता है। सिंगुलर नंबर्स होता है उसके बाद प्लूरल नंबर होता है, एक के बाद दूसरा अगर डबल आ जाए तो उसको प्लूरल फॉर्म में कहते हैं। तो फोकस यहाँ पे था, जब एक सेंटर होता है दो फोकस बन गए तो उसी को हम क्या बोलेंगे, फोकी बोलेंगे। दैट मीन द फोकी। तो अब यहाँ पे बोला गया कि every planet revolves around the sun in an elliptical path and the sun is situated at one foci of its center। सपोज करें इसका एक सेंटर यहाँ बना, दूसरा सेंटर यहाँ बना, और इन दोनों सेंटर के किसी एक पॉइंट पर सन आपका सिचुएटेड होगा। सपोज करें सन आपका इस पॉइंट पे, यहाँ पे सन है, तो सन जब यहाँ पे होगा तो सभी प्लैनेट क्या करेंगे, इस पाथ में सन के चारों तरफ ऐसे रोटेट करेंगे। सन का पाथ, रोटेशन पाथ आपका कुछ इस तरीके से होगा, राइट। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ। सभी प्लैनेट सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में रोटेट करेंगे। एंड द सन इज सिचुएटेड एट वन फोकी ऑफ इट्स सेंटर। और सन इन दोनों सेंटर के किसी एक पॉइंट पर आपका सिचुएटेड होगा। डजंट मीन सन यहाँ पे हो या इस तरफ, राइट। ये बेटा आपका केप्लस का फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ पे आइए देखते हैं। आइए सेकेंड लॉ देखते हैं केप्लस के सेकेंड लॉ के बारे में। केप्लस ने बताया द लाइन joining from the sun to planet sweeps equal area in equal interval of time। ऐसा उन्होंने लॉ दिया। आइए इस फिगर के आधार पर इसको समझते हैं। सपोज करें कोई प्लैनेट अभी इस पॉइंट पे, ऐसे यहाँ से सपोज करें, स्टार्टिंग यहाँ से करें। सपोज करें कोई प्लैनेट अभी इस पॉइंट पे, इसको नाम दे दें ए पॉइंट, और ये पॉइंट आपको हो जाए बी पॉइंट। कुछ समय के बाद प्लैनेट अभी यहाँ पे है, कुछ समय के बाद मूव करते करते प्लैनेट यहाँ पे पहुँचा। सपोज करें टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद प्लैनेट की पोजीशन ए से चेंज होकर के बी हो जा रही। प्लैनेट आपका एक ही है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट लॉ में, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल पाथ। और एक पॉइंट पर, एक इंस्टेंट पर हमने देखा कि प्लैनेट अभी इस पॉइंट पे है। कुछ समय के बाद हमने देखा टी टाइम के बाद प्लैनेट मूव करते हुए यहाँ पहुँच गया। फिर हमने देखा कि प्लैनेट को और आगे जाने दिया हमने, और जब प्लैनेट सन के पास में पहुँच गया तब उस दौरान हमने क्या देखा, अभी प्लैनेट यहाँ पर है, ये पॉइंट सी हुआ। और ठीक है, सी के बाद, सी पॉइंट पहुंचने के बाद जब हमने फिर से उसका टाइम इंटरवल टी रखा तो हमने देखा डी पॉइंट आपका इस तरफ पहुंच गया। ये पॉइंट पे आपका डी पॉइंट बना। तो बताया गया द लाइन ज्वाइनिंग द सन कुछ ऐसा यहाँ पे किया गया। ऐसा इसलिए बेटा, सेकंड लॉ का ये बताता है द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द सन स्वीप्स टू द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हम सपोज करें एक प्लैनेट है और वो सन के अराउंड में सर्कुलर पाथ, इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है। इलिप्टिकल पाथ मूव करने के दौरान किसी एक पॉइंट पे, किसी एक इंस्टेंट पर हमने देखा
कि अभी प्लेनेट इस पॉइंट पे है, टी टाइम के बाद प्लेनेट मूव करते करते बी पॉइंट पे पहुंच गया, फिर प्लेनेट को मूव करने के दौरान देखा गया कि एक पॉइंट इंस्टेंट लिया गया सी पॉइंट पे, वही प्लेनेट सी पॉइंट पे है, जब सन के बहुत पास में पहुंच जाता तो सी पॉइंट पे है, और ठीक टाइम इंटरवल हमने टी रखा तो प्लेनेट आपका डी पॉइंट पे पहुंच गया। तो बताया गया, केपलर साहब ने बताया, द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द सन टू द प्लेनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उन्होंने कहा कि ये जो एरिया बनेगी, ये एरिया और ये वाली एरिया, ये आपस में बराबर होगी, ऐसा उनकी लॉ के आधार पे। बट आजकल के परिप्रेक्ष्य में देखें, मैथमेटिकल टर्म्स में अगर देखा जाए बेटा, तो ये जो लाइन है इसकी एरिया और ये जो पार्ट है सी डी, मीन्स कर सकते हैं ए बी एरिया और सी डी एरिया आपस में कभी बराबर नहीं हो सकती। किसी भी केस में ए बी एरिया और सी डी एरिया को हम बराबर नहीं कर सकते। तो इसलिए उसका एक कह सकते हैं कि एक दूसरे पार्ट में लॉ को डिस्क्रिप्ट किया गया और ये कहा गया, द प्लेनेट मूव्स फास्टर when it is closer to sun and ऐसा बताया गया, द प्लेनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन एंड मूव स्लोली व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम द सन। ऐसा बताया गया कि सन के पास में जब प्लेनेट पहुंचता है तो ज़्यादा तेजी से मूव कर जा रहा है कंपेयर देन सन से जब वो दूर होता है। मीन्स सन के पास पहुंचने के बाद प्लेनेट की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, और आपने पढ़ा हुआ है कि जिस ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो एक निश्चित गिवन टाइम इंटरवल में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। If a body has more velocity, then it covers more distance within a short interval of time. हम कह सकते हैं कि जिस बॉडी के पास वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, इसलिए देखा गया सी और डी के बीच डिस्टेंस ज़्यादा, ए और बी के बीच डिस्टेंस कम था। और ये अनुमान लगाया गया कि सन के पास पहुंचने के बाद प्लेनेट की वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से प्लेनेट ने सी और डी के रिस्पेक्ट में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो सेकंड लॉ आपका ये बनता है बेटा कि जब भी कोई प्लेनेट सन के पास में होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, जब कोई प्लेनेट सन से ज़्यादा दूर होगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। और इसी तरीके से आपने सोलर सिस्टम में डिफरेंट प्लैनेट्स के नाम सुने होंगे और उनके टाइम पीरियड भी आपने देखा होगा कि सन का वन कंप्लीट ऑक्सीजन पूरा करने में लिए गए टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सन के पास में जो आपका पहला प्लैनेट है कौन सा है आप जानते होंगे, उसका टाइम पीरियड कितना होता है ये भी आपको पता होगा, ये भी हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उस प्लेनेट का कंपेरिजन हम अर्थ के साथ में करें तो आप देख सकते हैं अर्थ का टाइम पीरियड कितना है और उस प्लेनेट का टाइम पीरियड कितना है, दोनों को कैलकुलेट करके दोनों के टाइम पीरियड को कैलकुलेट करके दोनों के टाइम पीरियड में डिफरेंस कितना है, दोनों प्लेनेट के नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में उसको ज़रा लिखिएगा। तो कह सकते हैं केप्लर का सेकंड लॉ का बनेगा, द प्लेनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन। कोई भी प्लेनेट सन की जब पास में होगा तो ज़्यादा फास्ट मूव करेगा, एंड मूव स्लोली व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम द सन, और जब सन से ज़्यादा दूर होगा धीमा मूव करेगा, राइट। आई केप्लर के थर्ड लॉ के बारे में देखते हैं। केप्लर का थर्ड लॉ बेटा बनता है आर क्यू प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर। मीन्स अगर हम इसको वर्ड्स में कोरिलेट करें तो आपका बनेगा द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन टू प्लैनेट
ये आपका बनेगा थर्ड लॉ, आर क्यूब प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर। द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, आर क्यूब को अगर हम डिफाइन करें, आर क्या है, प्लेनेट और सन के बीच का मीन डिस्टेंस। द क्यूब ऑफ, सबसे पहले हम लोग 3 को डिफाइन किया, द क्यूब ऑफ आर क्या है, मीन डिस्टेंस किसके किसके बीच में, प्लेनेट और सन के बीच में। तो हम कह सकते हैं द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द प्लेनेट। आर क्यूब, सबसे पहले 3 को डिफाइन करेंगे, क्यूब ऑफ आर आपका है मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द प्लेनेट, तो आपका बनेगा द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ द सन टू द प्लेनेट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो साइन होता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है ना, इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर ऑफ टी मीन्स टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड। द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द प्लेनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड। हम इस इक्वेशन को अगर मान लीजिए टी हम इधर ले आते हैं तो ये लिखा जा सकता है आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा हम लिख सकते हैं, राइट। आर क्यूब प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर था, टी स्क्वायर जब नीचे आ जाएगा तो बेटा बन जाएगा आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपका बनेगा केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केप्लर साहब ने 3 जो लॉ दिए थे, ये तीनों लॉ आपके एग्जाम के पर्पज में बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।